सभी को नमस्कार। आज हम लोग क्रैक टेट पे प्रैक्टिस सीरीज का चौथा वीडियो लाए हैं। जैसा कि अब तक हमने 3 वीडियोस और लगभग 30 प्रश्नों का प्रैक्टिस कर लिया है और ये 1000 प्रश्नों की सीरीज का चौथा वीडियोस है, जो हम लोग लगभग 1000 प्रश्नों की इस सीरीज में करेंगे, जिसमें लगभग सभी पाँचों सब्जेक्ट पेपर 1 का और पेपर 2 का जो भी पेडागोगी सेक्शंस है या सीडीपी ईवीएस का जो भी पोर्शन है वो सारे एमसीक्यूज के माध्यम से क्लियर करने का हमारा प्रयास होगा। तो चलिए आज का हम पहला प्रश्न देखते हैं। समाजीकरण शब्द का क्या मतलब है? पहला बात तो समाजीकरण होता क्या है? समाजीकरण का अर्थ है कि समाज के द्वारा कौन सा बच्चे पे प्रभाव पड़ता है। अगर समाज के लोग अच्छे क्रियाएं करेंगे, अच्छी व्यवहार करेंगे, तो कहीं न कहीं उस पे समाज का सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अगर उनके साथ गलत व्यवहार करते हैं, तो वो उसका जो बच्चा जो जैसे-जैसे उसका उम्र बीतेगा, वैसे-वैसे उस पे नकारात्मकता का प्रभाव बढ़ता चला जाएगा। तो प्रश्न है कि समाजीकरण शब्द का क्या मतलब है? तो पहला ऑप्शन है कि लगातार सामाजिक मानदंडों का पालन करना। देखिए, लगातार सामाजिक मानदंडों का पालन करने से ये समाजीकरण शब्द का मतलब नहीं है। समाजीकरण का अर्थ ये है कि समाज के द्वारा जो बच्चे पे प्रभाव पड़ता है वो किस प्रकार से होता है, तो इसका अर्थ पूछ रहे हैं। दूसरा है सामाजिक मानदंडों के खिलाफ विद्रोह करना, बिल्कुल ये भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन है सामाजिक विविधता को समझना। सामाजिक विविधता का अर्थ है कि एक समाज में कितनी डाइवर्सिटीज़ है। डाइवर्सिटीज़ का अर्थ है कितने तरह के लोग रहे हैं, कितने प्रकार के जाति रह रहे हैं, धर्म के लोग रह रहे हैं, कि कौन-कौन सी उनकी संस्कृति है, किस प्रकार से वो जीवन व्यतीत करते हैं। वहाँ पे महिलाओं की स्थिति, पुरुषों की स्थिति, बच्चों के साथ व्यवहार, तो वो विविधता में आता है। आपने सुना होगा कि इंडिया इज़ अ डाइवर्सिटी कंट्री। इसका मतलब है कि भारत एक विविधतापूर्ण देश है। चौथा ऑप्शन है समाज में समायोजन। समायोजन का मतलब है कि सभी के साथ किस प्रकार से आप रहते हैं, किस प्रकार से योजना बनाते हैं, उसी को समाज में समायोजन। हमने पिछले भी वीडियोस में लेक्चर्स में देखा कि पेडागोगी में चाहे वो किसी भी पोर्शन का हो, वो सीडीपी का हो, हिंदी का हो, मैथ का हो, ईवीएस का हो, किसी भी पोर्शन हो, अगर वहाँ पे लगभग सारे प्रश्न में 1 से 2 तो एकदम सेम ही उनके ऑप्शंस रहते। लेकिन आपको हमेशा एक बात ध्यान रखना है कि जो सबसे सटीक उत्तर हो, जो सबको सबसे सकारात्मक उत्तर हो, उसी को टिक लगाना है। तो इसका प्रथम का आंसर हो जाएगा डी, समाज में समायोजन। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा बाल केंद्रित दृष्टिकोण की विशेषता नहीं है? इस प्रश्न में पूछ रहा है कि बाल केंद्रित का मतलब है, अर्थ है कि बालक को केंद्र में रखकर जो क्रियाएं की जाती है, यानी बालक को कैसे समझाना है केंद्र में। अगर उसे किसी चीज़ की आवश्यकता है, जैसे वो पढ़ने में कमज़ोर है, तो उसे किस विधि से पढ़ाया जाए, उसके लिए कुछ रचनात्मक शैली, कभी कभी होता है कि हम खेल के विधियों के माध्यम से उसे समझाते हैं, कभी कभी होता है विभिन्न प्रकार के क्रियाएं करते हैं, प्रतियोगिताएं करते हैं, इसलिए करते। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि बाल को केंद्रित दृष्टिकोण की विशेषता नहीं, यानी जो बालक केंद्रित दृष्टिकोण जो हम अपनाते हैं वो निम्नलिखित में से कौन विशेषता नहीं है, यानी नीचे दिए हुए में कौन विशेषता नहीं है। तो पहला है प्रत्येक बच्चा अपना पाठ्यक्रम बनाता है। इसका मतलब हुआ कि कोई प्रत्येक बच्चा है जो अपना पाठ्यक्रम उसे मिलता है उसे पूरा करता है। दूसरा है बच्चे निष्क्रिय प्रतिभागी है, यानी वो अच्छा प्रतिभागी है। तीसरा है प्रत्येक बच्चा अपने तरीके से अद्वितीय है। अद्वितीय का मतलब है कि वो विशेष है, उसे अपनी क्षमता अनुसार कहीं ना कहीं वो हर क्षेत्र में अपना एक पहचान रखता है। उसे जन्मजात कोई ना कोई एक चीज़ होती है, उसके अंदर टैलेंट होता है। तो प्रत्येक बच्चा अपने तरीके से अद्वितीय है। हाँ, मेरा हो या कोई और भी हो, सबका अपना अपना एक टैलेंट है, अपना अपना एक कौशल है जिसका वो प्रदर्शन करते हैं। चौथा ऑप्शन है कि प्रत्येक बच्चे को शिक्षा का अधिकार है। देखिए, प्रश्न में पूछ रहा है कि केंद्रित दृष्टिकोण की विशेषता नहीं है, तो
पहला तो ऑप्शन नहीं है, क्योंकि प्रत्येक बच्चा अपना पाठ्यक्रम पूरा करता है। तो ये तो प्रत्येक बच्चा का, ये किसी एक बालक को केंद्र में रखकर की गई क्रिया नहीं है। तो पहला ही ऑप्शन गलत है। लेकिन हमने इस सीरीज को इसलिए प्रारंभ किया है कि हमें सारे ऑप्शंस को देखना है, जिससे हमारा पाठ्यक्रम भी पूरा हो और हमें अतिरिक्त किसी भी संसाधन की ज़रूरत नहीं पड़े इस सीटेट की प्रिपरेशन में। ठीक है, दूसरा ऑप्शन भी आपने समझा, तीसरा है अद्वितीय, ये भी हमने समझ लिया। चौथा, प्रत्येक बच्चों को, बिल्कुल प्रत्येक बच्चों को आर्टिकल 21A के तहत शिक्षा का अधिकार मिला हुआ, तो ये तो सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रथम। अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है कि विचार न केवल भाषा निर्धारित करता है बल्कि उससे पहले भी होता है। निम्नलिखित में से किसने इस विचार को प्रतिपादित किया? तो ये तो जो सिद्धांत है वो आपको वाइगेत्स्की के द्वारा दिया गया सिद्धांत है, तो ये तो डायरेक्ट प्रश्न है, तो इसका उत्तर हो जाएगा वाइगेत्स्की। तीसरा का उत्तर हो जाएगा वाइगेत्स्की। जियान पियाजे का भी सिद्धांत हम लोग आगे देखेंगे, उससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं, कोलबर्ग का भी देखेंगे, पावलोव का भी देखेंगे, तो इसका उत्तर हो जाएगा वाइगेत्स्की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत हेंज की दुविधा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो ये भी डायरेक्ट सिद्धांत है, हेंज की दुविधा का सबसे अच्छा वर्णन करता है, तो ये कोलबर्ग का सिद्धांत है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कोलबर्ग का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, विकास को आकार देने वाले पर्यावरणीय कारकों में निम्नलिखित को छोड़कर सभी शामिल हैं। यानी विकास को आकार देने वाले पर्यावरणीय कारकों में, यानी पर्यावरणीय जो कारक है उसको आकार देने में विकास की क्या भूमिका है, इसमें से कौन शामिल नहीं, यानी कोई एक को छोड़कर, निम्नलिखित को छोड़कर सभी शामिल, यानी कोई एक को छोड़कर सभी शामिल है, तो वो कौन एक नहीं है, ये हमें देखना है। पहला, शिक्षा की गुणवत्ता। तो बिल्कुल है, हम जिस प्रकार से शिक्षा की गुणवत्ता देते हैं उस प्रकार से पर्यावरणीय विकास के प्रति बच्चे आकर्षित होते हैं, उन्हें प्रोत्साहन मिलता है वृक्ष लगाने में, उन्हें प्रोत्साहन मिलता है आसपास के जो भी पेड़ पौधे उनका संरक्षण करने में, उनका देखभाल करने में। दूसरा है पोषण की गुणवत्ता, यानी जो आपको फूड्स मिलते हैं उसका कैसा गुणवत्ता है। तीसरा है संस्कृति और चौथा है काया। देखिए, ये तीन जो आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं ये कहीं ना कहीं पर्यावरणीय कारकों को विकास में आकार देने वाले कारक हैं, लेकिन निम्नलिखित को छोड़कर सभी शामिल, यानी कोई एक जो है वो शामिल नहीं। तो इसका हो जाएगा काया। काया कहीं से भी इसमें ऑप्शन में नहीं मिल रहा है, तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा काया 4। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं लिया जा सकता है? पियाजे का सिद्धांत जो दिया गया है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी संज्ञानात्मक विकास, वो निम्नलिखित में से कौन सा नहीं लिया जा सकता है? तो पहला, बच्चों को सीखने की इच्छा, बिल्कुल लिया जा सकता है। बच्चे कैसे सीखते हैं, कैसे उनके संज्ञान में आने से उनका विकास होता है, तो पहला तो ऑप्शन सही है। दूसरा है मौखिक शिक्षण। देखिए, मौखिक शिक्षण की आवश्यकता की बात पियाजे कहीं नहीं करता है, तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा 2। अगला प्रश्न है, छात्रों के बीच लोकतांत्रिक जीवन को प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षण में सर्वोत्तम उपयोग किया जा सकता है। यानी छात्रों के बीच लोकतांत्रिक जीवन है, यानी उसे आज़ादी दे, आज़ादी का शिक्षण, उसके मन के हिसाब का क्रियाएं करने की आज़ादी देना। उन्हें जो, जैसे उन्हें मन है खेलने का, उन्हें मन है पेंटिंग्स करने का, राइटिंग्स करने का, पेड़ पौधे लगाने का, तो उनको आज़ादी देकर कौन सा सर्वोत्तम उपाय किया जा सकता है? प्रश्न में पहले ही स्पष्ट है सर्वोत्तम उपाय, तो आपको ध्यान रखना है कि सर्वोत्तम पूछ रहा है, यानी हो सकता है इसमें ज़्यादातर जो ऑप्शन हो वो सही हो, लेकिन आपको सर्वोत्तम जो सबसे अच्छा ऑप्शन है उसे ध्यान में रखना है। पहला है व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि का अर्थ है कि व्याख्या के माध्यम से उसे लोकतांत्रिक जीवन दिया जा सकता है। देखिए, व्याख्या का मतलब है कि आप किसी चीज़ को, किसी पार्टिकुलर थिंग्स जो है
उसका व्याख्या करते हैं। तो पहला जो है व्याख्यान विधि यानी एक्सप्लेनेशन लॉ। देखिए, मैं बीच बीच में जो भी इंग्लिश वर्ड का यूज करूँगा उसे आप ध्यान में रखेंगे, क्योंकि जब प्रश्न हम हल करते हैं तो कभी कभी हिंदी नहीं समझ में आता, लेकिन अगर आपको इंग्लिश शब्द भी कुछ पता होंगे तो आपको प्रश्न हल करने में आसानी होगी। ठीक है। दूसरा ऑप्शन है सामाजिक संपर्क यानी सोशल कांटेक्ट। देखिए, आप क्वेश्चन में पूछ रहा है कि लोकतांत्रिक जीवन को प्रोत्साहन करने के लिए शिक्षण में सर्वोत्तम उपयोग क्या है। यहाँ पे शिक्षण में पूछ रहा है। सामाजिक संपर्क का मतलब है कि आप समाज के जब संपर्क में आते हैं तो आप किस प्रकार से चीज़ें करते हैं। जैसे समाज के में संपर्क आने के बाद आप कुछ अच्छे लोगों से भी मिलते हैं, कुछ बुरे लोगों से भी मिलते हैं। जो आपका पीयर्स ग्रुप होता है, जो आपका दोस्त का जो ग्रुप होता है, उसमें भी कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं। तो वो सामाजिक कांटेक्ट की बात कर रहा है। सामाजिक कांटेक्ट समाज के हिसाब से आपके अंदर व्यक्तिगत परिवर्तन आएंगे, आपके बोल चाल की भाषा में, डिसिप्लिन्स में, आपके कुछ कार्य करने में, तो उसमें आएंगे। लेकिन यहाँ शिक्षण विधि में सामाजिक संपर्क की कोई बात नहीं है। ठीक है। तीसरा है प्रायोगिक विधि, यानी आप कोई चीज़ प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो उसका क्या है। ठीक है, प्रैक्टिकल करते हैं, प्रैक्टिकल लॉ। और चौथा है डिस्कवरी। देखिए, डिस्कवरी, ये जो लोकतांत्रिक में शिक्षण में डिस्कवरी का मतलब है कि आप बच्चे को नई नई चीज़ें करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, उसे अपने मन मुताबिक क्रियाएं करने की आज़ादी दे रहे हैं। और इससे क्या होगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखेगा और उस सब्जेक्ट के प्रति उसका कहीं ना कहीं रचनात्मकता बढ़ेगी, उसके पढ़ने की क्षमता और उसे समझने में और आसानी होगा, उसमें और रुचि लेगा। मैं एक और यहाँ पे चीज़ कहूँगा कि एक इंडियन एजुकेशन मॉडल है और अमेरिकन एजुकेशन मॉडल। इंडियन जो एजुकेशन मॉडल है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इसी डिस्कवरी विधि पे जोर दिया गया है। इसमें दिया गया है कि आप बच्चों को करने की आज़ादी दो। इसमें जो रीजनल लैंग्वेज, जो मातृभाषा शिक्षा को जो प्रोत्साहन देने की न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बात हुई है, वो कहीं ना कहीं डिस्कवरी जो लर्निंग है इसके फोकस को रखकर ही किया गया है। ये जो प्रक्रिया हम आज आज कर रहे हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से, ये चीज़ें अमेरिकन एजुकेशन पॉलिसी में बहुत पहले से। एक चीज़ और मैं एक्स्ट्रा यहाँ पे आपको जोड़ना चाहूँगा कि सबसे अच्छा जो बच्चों में विकास होता है वो होता है डाइवर्सिटी से। जितना वो डाइवर्स में उसका बचपन गुजरेगा, यानी जितने जाति होंगे, धर्म के लोग होंगे, विभिन्न प्रकार के लोग होंगे, काले गोरे, लड़की लड़का, जैसे वो जितना उसको डाइवर्सिटी मिलेगा उसका उतना ही ज़्यादा भविष्य में व्यक्तित्व निखर के आएगा, वो उतना ही बेहतर व्यक्ति बन सकता है। तो इसका जो सीधा ऑप्शंस है, 7 इजी क्वेश्चंस है। आप इसको सिर्फ अच्छे से क्वेश्चंस को पढ़ना है एग्जाम हॉल में और समझने का प्रयास करना कि क्वेश्चंस की डिमांड क्या है। तो आप डिमांड के अनुरूप प्रश्नों का उत्तर देंगे। ये नहीं कि पहला ऑप्शन देखा सही मार दे, बिल्कुल नहीं, गलती करना। चारों ऑप्शन पहले अच्छे से पढ़ना है और उसके बाद ही उत्तर देना है। ठीक है। तो 7 का आंसर हो जाएगा डी, डिस्कवरी विधि। 8वां प्रश्न है शारीरिक लक्षण जैसे ऊंचाई, आँखों का रंग, हड्डी की संरचना और बाल हैं। तो पूछ रहा है कि जो शारीरिक लक्षण है वो ऊंचाई, आँखों का रंग किस प्रकार से होता है। ठीक है, यह है प्राथमिक गुण, माध्यमिक गुण, विरासत में नहीं मिला या विरासत में मिला। देखो, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। आप देखते होंगे कि जिसके फादर जो होते हैं अगर वो लंबा है तो बच्चा अक्सर देखा जाता है, जेनेटिकली ये देखा जाता है कि उनके जो जीन हैं, जीन ट्रांसफॉर्मेशन आपने सुना होगा, वो कहीं ना कहीं उनके बच्चों में, उनके जो बच्चियां हैं वो कहीं ना कहीं उसमें ट्रांसफ़र होता है। और जेनेटिकली भले उसमें विकास वो शिक्षा के माध्यम का नहीं हो, लेकिन ज़्यादातर नाक, नक्शा, मुंह की बनावट, बाल वगैरह, आँखें, लंबाई, चौड़ाई, वो कद काठी सब उसी प्रकार से रहता है। तो ये जेनेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसका सीधा ऑप्शन है कि विरासत में मिला हुआ। ये अधिकतर केस में होता है 90% केसेस में कि अगर किसी के माता पिता लंबे हैं तो उनके बच्चे जो होते हैं वो लंबे होते हैं। अगर उनकी आंखों का रंग नीला है, किसी का ब्लैक है, किसी का ब्लू है, तो उसी प्रकार से उनके बच्चों में भी आता है। हड्डी की संरचना, बाल, जैसे किसी का एक अच्छा बॉडी मसल्स है तो उसका उसी प्रकार, कोई कमज़ोर है तो उसका कमजोरी होता है। तो ये डायरेक्ट इसका विरासत में मिला हुआ, इसलिए इसका ऑप्शन 4, 8 का आंसर हो जाएगा डी। ठीक। अगला प्रश्न है 9वां, पियाजे का पियागेट है, लेकिन होगा यहाँ पे
आई थिंक पियागेट ही होना चाहिए या पियाजे होगा, का प्रस्ताव है कि प्री ऑपरेशनल बच्चे संरक्षण करने में असमर्थ है। यानी जो प्री ऑपरेशनल अभी वो अच्छा नहीं गए, यानी उसका अच्छे तरीके से विकास नहीं हुआ, तो उसका संरक्षण में असमर्थ है, यानी अभी समर्थ नहीं हो, उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए इसके क्रिया के बारे में प्रश्न डिमांड कर रहा है। हमेशा आप याद रखना कि प्रश्न का उत्तर देते समय आप उसको जितना भाग में डिवाइड कर दो। जैसे हम शुरू में जब इंग्लिश या हिंदी लर्निंग करते हैं तो हमें नहीं पता होता है कि एप्पल कैसे हो, तो हम सीखते हैं कि APPL, तो उसको तोड़ते हैं। अगर आप प्रश्नों को तोड़कर हल करोगे तो आपको ज़्यादा प्रश्न ईजी लगेगा और ज़्यादा प्रश्न हल करने में आसानी होगी। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कारक इस अक्षमता का श्रेय देता है? अक्षमता यानी उसका क्षमता नहीं है, उसका श्रेय देता है। पहला है काल्पनिक निगमनात्मक तर्कीय क्षमता। हमने कल ही देखा कि कल्पना करना, निगम मतलब कि जो उसको आता है। ठीक है, विचार की अपरिवर्तनीयता, और तीसरा है उच्च स्तरीय अमूर्त तर्क का अभाव। यानी तर्क है लेकिन वो अमूर्त है, उसका कोई वैल्यूज नहीं, आप तर्क दे रहे हैं लेकिन उसका क्या मतलब है इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं। चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए पहला तीसरा चौथा होगा नहीं, तो इसका डायरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 2, यानी विचार की अपरिवर्तनीयता। जो विचार आप रखते हैं, जैसे कभी कभी होता है ना कि हमने बोल दिया तो अब बदलेंगे नहीं, यानी कि जो वादा कर लिया उससे पलटने वाले नहीं। तो वही यहाँ पे बात हो रही है कि जो वो विचार है, उसने कह दिया कि मेरा यही है कि मैं किसी जाति धर्म को नहीं मानता हूँ, तो ये उसका एक विचार है, तो ये इसको अपरिवर्तनीयता है, माने वो अब परिवर्तन इसको नहीं कर रहा है। अब प्रश्न में भी है कि प्री ऑप्शनल बच्चे के संरक्षण करने में असमर्थ है, तो असमर्थ यहाँ बोल रहा है। अगर आपने विचार बना लिया और किसी बच्चे को ज़रूरत है विशेष शिक्षा की, किसी बच्चे को ज़रूरत है विशेष प्रबंधन की, किसी बच्चे को ज़रूरत है अलग से कुछ एक्स्ट्रा उसके प्रति एफर्ट लगाने की, और आप अपने विचार से बदल ही नहीं रहे, आप उसके अनुकूल से उस बाल केंद्रित शिक्षा के अनुकूल उसको शिक्षा दे ही नहीं रहे, तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा 2। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 2। अगला प्रश्न है आज का अंतिम प्रश्न कि विकास शुरू होता है। देखो विकास शुरू होता है बचपन से, जैसे ही वो बच्चा पैदा होता है तब से विकास शुरू हो जाता है। वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है, जैसे शारीरिक संरचना बनना, धीरे धीरे उसको शिक्षा मिलना, तो वो धीरे धीरे, तो इसका सीधा आंसर है प्रसव पूर्वावस्था। यानी जब पूर्व अवस्था है तभी से उसका शैशवावस्था का चरण, बिल्कुल एक है शैशवावस्था लेकिन उससे भी पहले का चरण से विकास शुरू हो जाता है, तो इसका हो जाएगा दूसरा ऑप्शन। खैर और तीनों ऑप्शन हम लोग देख लेते कि बाल व्यवस्था से पहले की अवस्था, ये बाल व्यवस्था के पहले से अवस्था होती है लेकिन उससे पहले भी तो शैशवावस्था है, और शैशवावस्था का चरण ऑलरेडी ए ऑप्शन दिया हुआ। चौथा है बाल व्यवस्था की बाद की अवस्था, तो ये तीनों नहीं होंगे, इसका आंसर हो जाएगा 2, प्रसव पूर्व अवस्था। तो ये जो आज हमने 10 क्वेश्चंस जो डिस्कस किया, ये भले ही 10 प्रश्न है लेकिन कहीं ना कहीं ये लगभग 30 से 40 प्रश्नों को ये हल किया है। अगर आप इसको एक बार नहीं 2 बार अगर आप इसको देखते हैं वीडियो को, तो आपको बहुत सारी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जैसे हम व्याख्यान विधि क्या होता है, सामाजिक संपर्क क्या होता है, प्रायोगिक विधि क्या होता है, तो ये आपने एक ही प्रश्न में 4 चीज़ों को सीखा है। तो आप बिल्कुल ये ना सोचें कि हम 10 ही प्रश्न कर रहे हैं, बल्कि आप 10 प्रश्नों के साथ लगभग 30 से 40 अतिरिक्त प्रश्न और 30 से 40 कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। और मैं पहले ही स्पष्ट कर दे रहा हूँ कि जो न्यू सीटेट का जो सिलेबस इस बार था, या जो इस बार का एग्ज़ाम पैटर्न था, उसमें कहीं ना कहीं वही बच्चों का रिजल्ट हुआ है जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर था। आप कितना भी रट लो, कितने भी किताबें पढ़ लो, लेकिन आपको समझ में नहीं आता कि सामाजिकरण क्या है, आपको समझ में नहीं आता कि पीयर ग्रुप्स यानी जो फ्रेंड दोस्त है उसका रोल क्या है बच्चों के प्रभाव पे, माता पिता का क्या रोल है, ठीक है, आस पड़ोस का क्या रोल है, वह पियाजे का एक्चुअल संज्ञानात्मक जो उसका सिद्धांत उसका क्या है, वेगेस्की का क्या, तो आप कितना भी रट लो कि बाल व्यवस्था क्या होता है, प्रारंभिक चरण, द्वितीयक चरण, किशोरावस्था चरण, तो आप कितना भी उसे रट लो लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होने वाला। ठीक है, तो आप हमेशा याद रखिए कि एक बार नहीं 2 बार 3 बार इस लेक्चर्स को देखें और समझने का प्रयास करें। इससे आप आसानी से, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि 100 to 120 क्वेश्चन ईजिली एग्ज़ाम हॉल में करोगे, ये मेरा विश्वास है। बस आप इस 100 वीडियोज़ की सीरीज को कंटिन्यू कर लेना और कहीं आपको कोई समस्या नहीं आएगी एग्ज़ाम निकालने में, ये मेरा पर्सनली बिलीव है अगर आप मेहनत करते हो तो। ठीक है,
तो आज का लेक्चर्स हम यहीं पे समाप्त करते हैं और फिर हम अगले वीडियोज़ में फिर जो इम्पोर्टेंट 10 प्रश्न हैं अगले वीडियोज़ में हम लोग ईवीएस से संबंधित प्रश्न करेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट ईवीएस का है। मेरा प्रयास है कि जितना एनसीईआरटीज़ का फैक्ट है या जो भी फैक्ट एनईपी का है एनसीएफ का है वो सारे वीडियोज़ के माध्यम से हो जाए। इससे आपको कहीं भी ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और सारे क्वेश्चंस ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। कितना देर का 20 से 25 मिनट का ये वीडियोज़ है, आप देखोगे आपको समझ में भी आएंगे। नहीं समझ में आए तो आप कमेंट करो, कमेंट में पूछो कि मुझे ये समझ में नहीं आया, तो मैं अगले वीडियोज़ में उसको और अच्छे से समझाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।